अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 16। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखो, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स का जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होता है वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पे कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्लोजली बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, जब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के फ्री हो जाता है, यानी एटम से वो फ्री हो जाता है। तो इस किस्म की इलेक्ट्रॉन्स को जो जो एटम का हिस्सा ना हो, यानी एटम से बिल्कुल फ्री हो, एटम के ऑर्बिट में वो मूव नहीं कर रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम डिफरेंट मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं। मतलब यह है कि वो मटेरियल जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। उसमें हीट भी कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल कॉपर वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है, यानी करंट उसमें फ्लो करता है। और जिस मटेरियल में, जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कंडक्टर के मुकाबले में कम है और सेमीकंडक्टर के मुकाबले में ज्यादा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो एटम का हिस्सा न हो, एटम से वो आजाद हो, ऑर्बिट्स में वो ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्सेलरेटिंग ए नोड इन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग ए नोड का क्या फंक्शन है? जैसे कि नाम से जाहिर है, एक्सेलरेटिंग ए नोड यानी वो ए नोड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें क्या होता है कि एक कैथोड है, हीटिंग कैथोड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है, और एक कंट्रोल ग्रिड है जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, और एक एक्सेलरेटिंग एनोड है। एनोड पे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये कंट्रोल ग्रिड जो है ये भी कैथोड है और ये एक्सेलरेटिंग एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से इसको एक्सेलरेशन मिलती है। तो हम एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गन में इसलिए लगाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ टेलीविजन ट्यूब इज स्ट्राइकिंग जस्ट वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम, हाउ कैन वी गेट फुल पिक्चर, एक्सप्लेन। ये कहता है कि टेलीविजन में अगर इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ एक पॉइंट को स्ट्राइक करता है तो पूरे स्क्रीन पे हमें पिक्चर किस तरह दिखाई देता है। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये हमारे पास स्क्रीन है टीवी का। इस स्क्रीन में छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये एक पिक्सल है और साथ में ये है और नीचे भी है, पूरा यहाँ तक जो है वो पिक्सल है। मैं ये दोबारा एक और लेयर बना लेता हूँ। इस तरह ये पूरा स्क्रीन जो है ये पिक्सल से बना होता है। तो मैं सपोज करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इस पिक्सल को टकराती है, इसके बाद इसमें टकराती है, इस तरह जो है जितनी भी पिक्सल है यहाँ पे टकराती है। जब ये इस पिक्सल पे टकराती है तो यहाँ से, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सीआरओ में कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता है, जब इलेक्ट्रॉन उस पर पड़ते हैं तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं
वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करके वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो इमिट करता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के थ्रू हमें पिक्चर दिखाई देती है। तो इस तरह वो इस पॉइंट के साथ टकराती है, इस पॉइंट के साथ, ये सारे जितने हैं उसके साथ टकराती है, जब यहाँ पे पहुंचती है फिर उसके बाद यहाँ पे टकराती है, और इसकी मोशन इतनी तेज होती है, स्ट्राइकिंग मूवमेंट जो है वो इतनी तेज होती है कि हम पिक नहीं कर पाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बीम इसके साथ टकराती है, यहाँ से जो हमें पिक्चर नजर आता है और यहाँ पे से जो हमें पिक्चर नजर आता है, इन दो के दरमियान जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है, वो हम मालूम नहीं कर सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये सेपरेट इवेंट है और ये सेपरेट इवेंट है। हमें एक साथ वो दिखाई देता है क्योंकि विद इन मिली सेकेंड वो जितनी भी पिक्सल लगे होते हैं उसके साथ कोलाइड करता है। तो इस तरह हमें फुल स्क्रीन जो है उस पर पिक्चर नजर आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाई इमेज इज डिस्टॉर्ट व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू वोल टेलीविजन स्क्रीन मॉनिटर्स विद कैथोड रे ट्यूब इनसाइड। ये कहता है कि जो पुरानी टीवी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, या वो पुराने मॉनिटर्स है, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगा होता है। उसके करीब जब हम कोई मैग्नेट ले जाते हैं तो इमेज जो है वो खराब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए कि कैथोड रे, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके थ्रू उसका एक महसूस पाथ होती है, उस पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जब हम किसी मैग्नेट को वोल्ट टेलीविजन या मॉनिटर्स के नज़दीक ले आते हैं तो उस मैग्नेट की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अपने मखसूस रास्ते पे, मखसूस वे पे ट्रेवल कर रहे थे, वो अपने रास्ते से उसको डिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरी डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, अपनी जो पाथ है उस पर जो मूव नहीं करते हैं, तो इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हमें नज़र आता है, खराब इमेज हमें नज़र आता है। तो लिहाजा पुरानी टीवी जो है या मॉनिटर्स जो है उसके नज़दीक हमें किसी मैग्नेट को नज़दीक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है तो उसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता तब्दील हो जाता है, तो उस टीवी का स्क्रीन जो है वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एज्यूमिंग दैट कैथोड रेज आर ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हाउ कुड यू डिमॉन्स्ट्रेट दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, एक्सप्लेन। ये कहता है कि हम सपोज करते हैं कि कैथोड रेज का जो बीम है वो चार्ज पार्टिकल है, तो हम ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है। वो इस तरह हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। जब कैथोड रेज बीम को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो वो बीम डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज है इट इज ए बीम ऑफ नेगेटिवली, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बीम है या नेगेटिव चार्ज का बीम है, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ करा सकते हैं कि कैथोड रेज जो है इट इज ए बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या हम कह सकते हैं इन सिंपल वे कि इट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ देयर आर 4 इनपुट्स इन एनी लॉजिक गेट, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अगर कोई लॉजिक गेट्स है उसमें 4 इनपुट्स है तो कितनी कॉम्बिनेशंस जो है वो पॉसिबल है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कॉम्बिनेशन का कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स है, तो यहाँ पे कितनी इनपुट्स है 4 है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2 इंटू 4, तो इससे बनता है 16। तो अगर कोई लॉजिक गेट है उसमें 4 इनपुट्स है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो है 16। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं ये नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट कंडीशन प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट फॉर एन गेट एंड नॉर गेट। ये कहता है कि कौन सी कंडीशन से एन गेट हाई आउटपुट देता है और वो कौन सी कंडीशन है जिससे नॉर गेट हाई आउटपुट देता है।
हमें पता है कि एन गेट के लिए बूलियन इक्वेशन जो है x यानी आउटपुट जो है इट इज इक्वल टू a एंड b। हाई आउटपुट उस वक्त होगा जब ये दोनों इनपुट्स हाई हो। अगर ये हाई है और b जो है ये भी हाई है तो आउटपुट जो है फॉर एन गेट जो है वो हाई होगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। तो इस कंडीशन में जब एंड गेट के दोनों इनपुट्स हाई हो तो तब आउटपुट हाई मिलता है। सिमिलरली नार गेट के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि आउटपुट इज इक्वल टू ए आर बी नॉट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नॉट ए आर बी। इसके मुताबिक अगर दोनों इनपुट्स लो है, जीरो है, यानी ए जो है जीरो है और बी जीरो है, तो इस सिचुएशन में आउटपुट जो है वो हाई होगा अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन इक्वेशन फॉर नार गेट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट आर द अलजेब्रिक बूलियन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एंड आर नॉट नेंड एंड नॉर गेट्स। इन गेट्स के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल। अब हमने पढ़ा है कि एंड गेट के लिए जो बूलियन इक्वेशन है वो ए एंड बी है, ये एंड गेट के लिए है। आर गेट के लिए हमें पता है कि x जो है इट इज इक्वल टू ए आर बी, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। और साथ में नॉट गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू यानी आउटपुट इज इक्वल टू नॉट ए। और साथ में नैंड गेट के लिए जो एक्सप्रेशन है वो x इज इक्वल टू a एंड b नॉट। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि नॉट a एंड नॉट b, ये बूलियन एक्सप्रेशन है फॉर नॉट गेट। और नार गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैं नार लिखता हूँ। उसके लिए एक्सप्रेशन है कि आउटपुट जो है इट इज इक्वल टू नॉट ए आर नॉट बी। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए आर बी नॉट। पहले हम नॉट कहते हैं यानी नॉट ए आर बी। तो ये नार गेट के लिए एक्सप्रेशन है। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन इट इज फॉर एंड गेट, एंड गेट के लिए है। ये एक्सप्रेशन जो है इट इज फॉर आर गेट, और ये एक्सप्रेशन जो है ये नॉट गेट के लिए है, और ये एक्सप्रेशन जो है इट इज फॉर नैंड गेट, और ये एक्सप्रेशन जो है इट इज फॉर नार गेट के लिए है। तो इट्स ऑल अबाउट द conceptual questions of unit 16. Thank you.